अशोक लेलैंड की असली कहानी। दोस्तों, अशोक लेलैंड की असली कहानी को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि ये कंपनी किस जगह से आ रही थी। दशकों तक अशोक लेलैंड ने भारत को चलाया था। सरकारी बसें, स्टेट ट्रांसपोर्ट ग्रिड, सेना के वाहन और हैवी ट्रक्स, ये सब ऐसे सेक्टर्स थे जहां अशोक लेलैंड का नाम अपने आप में भरोसे की गारंटी माना जाता था। कंपनी के अंदर भी यह विश्वास बन चुका था कि अगर ट्रक मजबूत है तो ग्राहक अपने आप आएगा। लेकिन यही सोच धीरे धीरे खतरा बनती जाती है। 2000 के बाद, यानी कि सन 2000 के बाद भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बदलने लगा था। पहले ज्यादातर ग्राहक सरकारी संस्थान से ही होते थे, जो कीमत और माइलेज से ज्यादा ड्यूरेबिलिटी देखते थे। अब तस्वीर बदल चुकी थी। छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर बढ़ रहे थे, प्राइवेट फ्लीट ऑनर्स आ रहे थे और इनके लिए ट्रक सिर्फ ताकत का नहीं, कमाई का साधन था। अब सवाल पूछा जाने लगा कि 1 किलोमीटर में कितना खर्च आएगा, डीजल कितना खाएगा, खराब हुआ तो कितने दिन खड़ा रहेगा। यहीं पर अशोक लेलैंड थोड़ा पीछे छूटने लग जाता है। कंपनी के ट्रक मजबूत तो थे, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन वे महंगे पड़ने लगे थे। उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा था और डिसीजन मेकिंग बहुत धीमी हो चुकी थी। टाटा मोटर्स जैसे कॉम्पिटिटर्स इस बदलाव को जल्दी ही पकड़ चुके थे। वो कस्टमर से एफिशिएंसी की भाषा में बात कर रहे थे, जबकि अशोक लेलैंड अब भी लेगेसी की भाषा बोल रहा था। फिर आया 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ये वो झटका था जिसने पूरी कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था। अचानक ट्रकों की मांग गिर गई। जो ट्रक बिकते थे वो खड़े रहने लग गए। फैक्ट्रियां पूरी क्षमता पर नहीं चल रही थी, लेकिन फिक्स कॉस्ट फिर भी चल रहे थे और यहीं से कैश फ्लो की समस्या शुरू होती है। इसी दौरान अशोक लेलैंड ने एक और बड़ा दाव खेला। एलसीवी सेगमेंट में उतरने का उसने फैसला लिया। कंपनी ने देखा कि शहरों में छोटे वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। लास्ट माइल डिलीवरी जरूरी हो चुकी है। इसी वजह से 2007 में निसान के साथ जॉइंट वेंचर वो करता है। अंदर कंपनी में यह माना गया कि निसान की जापानी इंजीनियरिंग और अशोक लेलैंड का भारतीय अनुभव मिलकर कमाल कर देगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग निकली। एलसीवी बिजनेस को चलाना हैवी ट्रक से बिल्कुल अलग होता है। मार्जिन्स कम होते हैं, वॉल्यूम ज्यादा चाहिए होते हैं, सर्विस नेटवर्क बहुत तेज चाहिए होता है। ज्वाइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली गई, लेकिन रिटर्न नहीं आए। दोस्त जैसे प्रोडक्ट्स ने पहचान तो बहुत अच्छी बनाई और प्रॉफिटेबल भी बने, लेकिन पूरा बिजनेस प्रॉफिट में नहीं आ सका। धीरे धीरे साफ होने लगा कि ये जेवी कंपनी के लिए फाइनेंशियल ड्रेन बनता जा रहा है। इसी बीच निसान और अशोक लेलैंड के बीच कुछ बातों को लेकर रणनीतिक मतभेद बढ़ने लगे थे। मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। अंत में निसान जेवी से बाहर निकलने का फैसला करता है और अशोक लेलैंड ने अब पूरी हिस्सेदारी अपने पास ले ली। अब स्थिति ये थी कि हैवी ट्रक बिजनेस स्लो था, एलसीवी बिजनेस पैसा खा रहा था और डेब्ट मतलब कर्ज बढ़ चुका था। एनालिस्ट ने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि अगर कंपनी ने स्ट्रक्चर नहीं बदला तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। बोर्ड रूम डिस्कशंस में पहली बार रिस्ट्रक्चरिंग और फोकस जैसे शब्द सीरियस तरीके से बोले जाने लगे और यहीं पर सबसे बड़ा मोड़ आता है। कंपनी ने पहली बार खुद से ये सवाल किया कि क्या हम सच में मार्केट को सुन रहे हैं। जवाब आसान नहीं था, लेकिन ईमानदार था। इसके बाद पेनफुल फैसले लिए गए। कॉस्ट स्ट्रक्चर को तोड़ा गया, नॉन कोर बिजनेस से दूरी बनाई गई और मैन्युफैक्चरिंग को लीन बनाया गया। ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि स्टेप बाय स्टेप हुआ। साथ ही प्रोडक्ट फिलॉसफी बदली गई। अब ट्रक सिर्फ मजबूत नहीं, एफिशिएंट होने जरूरी थे। फ्यूल एफिशिएंसी को ऑब्सेशन बना दिया गया। सर्विस नेटवर्क को सुधारा गया ताकि ट्रक खड़ा ना रहे। स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी पर काम किया गया, क्योंकि ट्रांसपोर्टर का असली नुकसान डाउन टाइम से होता है। कंपनी ने यह भी समझा कि उसे सिर्फ एक मार्केट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। डिफेंस ऑर्डर्स, बसेस और एक्सपोर्ट्स को अग्रेसिवली पुश किया गया। इससे रेवेन्यू का बेस डाइवर्सिफाई हुआ और जोखिम कम होता गया। इन बदलावों का असर तुरंत हेडलाइन में नहीं दिखा, लेकिन अंदर नंबर्स बदलने लगे थे, लॉसेस रुकने लगे थे, कैश फ्लो स्टेबलाइज होने लगा था, एम्प्लॉइज के बीच कॉन्फिडेंस लौटने लगा था कि शायद कंपनी सही दिशा में जा रही है। फिर एक क्वार्टर आया जब प्रॉफिट वापस दिखा। यह मोमेंट सिंबॉलिक था। इंडस्ट्री ने नोटिस किया, कस्टमर्स ने महसूस किया कि अशोक लेलैंड बदल चुका है। धीरे धीरे मार्केट शेयर सुधरा, ऑर्डर्स बढ़े, ट्रस्ट वापस आया। आज जब लोग कहते हैं कि अशोक लेलैंड इंडिया की एक अग्रणी ट्रक कंपनी है, तो ये किसी एक साल की कहानी नहीं है। ये उन सालों की कहानी है जब कंपनी ऑलमोस्ट टूट चुकी थी, लेकिन उसने खुद को बदलने से मना नहीं किया। ये कहानी ये सिखाती है कि कंपनियां अक्सर बाहर से नहीं मरती, वे तब गिरती हैं जब बदलते समय को स्वीकार नहीं करती, और वही कंपनी दोबारा उठती है जो सबसे पहले मान लेती है कि गलती उससे हुई है। अशोक लेलैंड की असली ताकत उसके ट्रकों में नहीं, बल्कि उस फैसले में रही जब उसने ईगो छोड़ा, मार्केट सुनी और खुद को फिर से बनाया। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। और आप क्या कहना चाहते हैं भैया कमेंट में बताओ, क्योंकि मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अपना ख्याल रखिए।